हर साल की तरह एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए आपके एग्जाम के लिए बेहतरीन टेस्ट सीरीज मेरे द्वारा बनाई गई ये परीक्षा एप्लीकेशन पर लॉन्च कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है परीक्षा एप्लीकेशन का, उसे डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को मात्र 87 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। मेरे सारे क्वेश्चन जो मैंने तैयार किए हैं वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा, पूरा पेपर मिलेगा, उसका सोल्यूशन मिलेगा और इंडिया में क्या क्या रैंक आ रही है, कितने बच्चों के अंदर आप कहां खड़े हैं, वो सब इस एप्लीकेशन के अंदर आपको जब आप एग्जाम देंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो आप प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि आपके अंदर जज्बा है और जुनून है एक सीट निश्चित करने का, तो इस टेस्ट सीरीज को आप भरोसा करके जरूर परचेज करें और सभी क्वेश्चंस को समय रहते आप फिनिश कर लीजिएगा। थैंक यू। सबसे पहले देखेगा वी मैट अ लॉट ऑफ पीपल एट आवर हॉलीडे। इसका मतलब ये हुआ कि यार हमारा जो हॉलीडे था ना उसके दरमियान हम बहुत सारे लोगों से मिले थे। इस अब इन ये प्रीपोजिशन का है। अब बताइए इन चारों में से क्या सही है। ज़्यादा मैं टाइम नहीं दूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है। अब देखिएगा मैं आपको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जब भी कभी ना कभी ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात किया जाए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम आपको पता है ना, हॉलीडे जो होता है वो एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। छुट्टियां क्या होता है, एक कोई टाइम होता है कि नहीं, किसी टाइम के दरमियान। इसका मतलब ये हुआ कि वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, हम बहुत सारे लोगों से मिले ड्यूरिंग आवर हॉलीडे, यानी कि अपनी छुट्टियों के दरमियान, छुट्टियों के दौरान हम बहुत सारे लोगों से मिले। तो बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग हो जाएगा। ऐसे समझो आपके पेपर में यही क्वेश्चन आ गया, अब आपको करना कैसे। तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मुझे दिख रहा है बस कुछ टाइम के बाद आपका पेपर होने वाला है। इसलिए एयरफोर्स ने भी ऐसे कोई भी एग्जाम हो आप इन्हें देखो, मंथन से देखो। अब मैं बात करता हूं, यू मस्ट रिमाइंड मी टू पोस्ट द लेटर, यानी कि वो ये कह रहा है कि अच्छा किया आपने कि यू मस्ट रिमाइंड मी, आपको मुझे रिमाइंड कर देना चाहिए, याद दिला देना चाहिए टू पोस्ट द लेटर्स, यानी कि मुझे लेटर्स को क्या करना है, पोस्ट करना है। तो इसके लिए आपको मुझे याद दिला देना चाहिए। अब देखो इसमें भाई कोई गलती नहीं है क्योंकि रिमाइंड का मतलब याद दिलाना होता है। तो इसमें नो इम्प्रूवमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है वो। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, पीपल हुम आर आउटडोर्स फॉर फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी कि जो लोग दरवाजे के बाहर काफी लंबे समय से बाहर है ना, नीड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, उनको जरूरत है अपने आप को सुरक्षित करने की, टू अवॉइड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टू मच सन। आपको पता है बहुत धूप पड़ रही है, उसे उसे अवॉइड करने के लिए, हार्मफुल इफेक्ट से बचाने के लिए उनको क्या कर देना है, हमको उसके बारे में वो बात कर रहा है। इसका मतलब देखो एक ही है, सिंपल, इसे मत पढ़ो ये क्या लिख रहा है, तेल लगाने दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब हमारा है कि इस जगह पर क्या आएगा। एक मैं आपको तरीका बता देता हूं। पीप हुम माने होता है जिसको, क्या होता है बताओ, हुम माने होता है जिसको, ठीक है, जब वो बीच में आए तो। पीपुल हुम आर आउटडोर्स, यानी कि पीपुल जो लोग हैं, लोग जिसको जो बाहर हैं, ये तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हु एकदम सही है, लोग यानी जो इंसान, जो लोग, पीपल जो, अगर हु बीच में है तो इसका मतलब होता है जो, यानी कि लोग जो बाहर खड़े हुए हैं बहुत लंबे समय से। तो बताओ जो वाला एकदम सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, बैठ रहा है ना। अब मैं आपको एक इसका ग्रामर का भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिएगा होता क्या, आपको ये पता चल रहा होगा इस सेंटेंस में इसके बाद ये जो वर्ब है वो प्लूरल दे रखी है ना। बोलो, वर्ब क्या है, आर है। और ऐसा रूल होता है कि वर्ब के पहले सब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन हमें यूज करना होता है। इसीलिए हुम का जो सब्जेक्टिव केस होता है वो हु होता है। तो इसीलिए मुझे जबरन यहाँ पर हु करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके से आप समझ लो जैसा आपको अच्छा लगे। अच्छा, और एक अच्छी चीज बताऊंगा आज मेरे साथ क्या हुआ। आगे देखो, सिंस सेटिंग अप द क्लब हैज प्रोड्यूस्ड सो मैनी प्लेयर्स, जब से स्टार्ट हुआ ना भाई, तब से मतलब क्या है, इस जो क्लब है उसने बहुत सारे प्लेयर्स को प्रोड्यूस किया। ये समझो इसमें ओवरऑल इसका सेंटेंस, ये जो सिंस सेटिंग अप दे रखा है, क्या ये सही है। पहले मैं आपको चलो बताता हूँ, कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक बात बताओ, सिंस, आफ्टर, बिफोर, ये सब क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है कि नहीं होती है। बोलो। आप बोलेंगे सर जी हाँ होती तो है, क्योंकि ये है ना, ये जो सिंस है वो एक प्रीपोजिशन है। अच्छा मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, जैसे मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू आगरा, मैं आगरा जाना चाहता हूँ। एक आप बात बताइए, ये दोनों प्रीपोजिशन है ना, तो प्रीपोजिशन के बाद बताओ क्या था, या तो प्रोनाउन आएगा वो भी सब्जेक्टिव केस वाला, या फिर कोई नाउन आएगा। बोलो यस और नो। एक आप बात बताइए, ये भी एक प्रीपोजिशन है। तो जो सेटिंग अप है ना मेरे भाई, ये फ्रेजल वर्ब है और ये रूल होता है कि प्रीपोजिशन के बाद कभी भी फ्रेजल वर्ब नहीं आती है।
यानी प्रीपोजिशन के बाद कभी फ्रेजल वर्ब नहीं आती है। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि भाई नो इम्प्रूवमेंट वाला तो हट जाएगा। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, यानी कि ये होता है ना, जो प्रीपोजिशन होती है इसके बाद क्या आता है, नाउन आएगा। वो प्रोनाउन हो सकता है लेकिन रहेगा सब्जेक्टिव केस। इस तरह से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नाउन आएगा। तो एक बात बताओ, यहां पर सिंस हैव दे रखा है, सिंस के बाद वर्ब है, बताओ वर्ब नहीं आती है, नाउन आता है। सिंस के बाद बीइंग आ रहा है, ये तो वर्ब भी बन गई एक तरह से, ये भी नहीं होगा, इसीलिए ए वाला बचा हुआ है, इसलिए ये एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखिएगा, द अपोजिशन मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली हैव डिसाइडेड टू अपोज एनी बिल्स। यानी कि जो अपोजिशन है ना, अपोजिशन के जितने भी मेंबर्स हैं, वो उन्होंने क्या किया है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि कोई भी बिल आएगा ना, हम उसे आगे जाने से रोक देंगे। ठीक है, रूलिंग पार्टीज के माध्यम से। इसका मतलब है राइट आंसर हो जाएगा पुट फॉरवर्ड, इसमें कोई गलती नहीं है। पुट फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, अग्रसर करना। ठीक है, आगे बढ़ा देना किसी चीज को। चलिएगा, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। इसने कहा तो हम भी आगे बढ़ जाएंगे, कोई टेंशन तो नहीं है, आराम से आप समझ जाइएगा। द डिपार्टमेंट हैज बीन रनिंग दिस प्रोग्राम फ्रॉम द पास्ट 2 years। ये वाला सेंटेंस है और बहुत ही ज्यादा सिंपल है। मैं उम्मीद करता हूं आपका दिमाग में आ गया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूं। एक आप बात बताइए, यहां पर हैज बीन, हैव बीन और आईएनजी दे रखा है, और आगे देखो कभी टाइम की बात की जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। तो भैया फ्रॉम तो आ ही नहीं सकता, नो इंप्रूवमेंट वाला कट गया। इसका मतलब है कि इसकी जगह कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा। तो ऐसे में फॉर द 2 years, एक बात आपने पढ़ा होगा कि फॉर द 2 years एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। जब भी कभी पीरियड ऑफ टाइम यदि आ जाता है, 2 साल, 3 साल, 2 महीने, 3 हफ्ते, 3 साल, ऐसे में क्या होता है, फॉर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, फॉर लगाते हैं। इसीलिए ए वाला एकदम सही हो जाएगा। सिंस तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 years जो होता है ना, वो एक अनिश्चित टाइम होता है। जब अनिश्चित टाइम होता है तो फॉर लगाते हैं, और निश्चित होता है तो सिंस लगा देते हैं। ये आप सबको पता होगा। ये टाइम दे रखा है, पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए सिंस फॉर तो होगा ही होगा, इसीलिए वैसे गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। आगे बढ़ जा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो एक बात मैं कहना चाहूंगा, खैर मजा वजा की कोई बात नहीं है, वो तो थोड़ा बहुत मजाक है, लेकिन आप सीरियस तरीके से इनको सबको समझते जाओ। पेपर आ रहा है, आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत पढ़ाई की है, प्लीज यार थोड़ा सा और मन तन से पढ़ाओ। ठीक है, अब जितनी भी वीडियोस है ना, उन सबको प्लेलिस्ट में आज से आप नंबर बाय नंबर स्टार्ट कर दीजिएगा। अब मैं बात करता हूं, शी पेड क्लोज अटेंशन टू द मैन सिटिंग बिसाइड्स हर। यानी शी पेड क्लोज अटेंशन, उस लड़की ने बहुत, जो वो आदमी था ना उसके बगल में, उसके उसकी तरफ मतलब बहुत ही ज्यादा अटेंशन, एकदम ध्यान पूर्वक सुन रही है। ठीक है, शिटिंग बिसाइड्स हर। एक बात आप बताइए, आपने दो चीज पढ़ी होंगी, मैं आपको थोड़ा ऐसे बताता हूं। एक है बिसाइड्स और एक होता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है इस वाली का, मतलब किसी के बगल में। ठीक है, और जो एस वाला होता है ना, इसका मतलब है कि उसके अतिरिक्त। एक आप बात बताइए मुझे उसके अलावा। अब एक चीज आप समझिएगा कि यहाँ पर वो जो लड़की है, वो आदमी के बारे में क्या है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुन रही है, क्योंकि वो बैठने की बात कर रहा है। तो बैठेगी तो जायज है किसी के बगल में ना। जो आदमी बैठा है वो किसी न किसी लड़की के बगल में ही बैठेगा। तो ऐसे में बगल में बैठेगा, सिटिंग की बात हो रहा है, इसीलिए बिसाइड तो आना जरूरी है। इसीलिए सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आई शैल सी हिम ओनली इफ ही अग्रीड टू द बियर द कोस्ट। एक बात आप मुझे बताइए, पहले तो ये बताओ बियर द कोस्ट का मतलब क्या होता है। उसके बाद मैं तो नहीं बताने वाला, आप ही बताओ, मैं बता चुका हूं इन चीजों को। एक आप बात बताइए, इफ के जो बाद वाला हिस्सा है ये वाला, इसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट करना है। इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस, ये जो पेपर बनाया है उसके अकॉर्डिंग है कि आगे वाला हिस्सा एकदम सही है। अगर सही है तो एक आप बात बताइए कि इफ के बाद का जो सेंटेंस है और एक होता है इफ के पहले का सेंटेंस। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ ही अग्रीज टू द वियर द कॉस्ट आई शैल शी हिम ओनली। ये बाद में भी लिखा जा सकता है। अब एक चीज आप समझिएगा, यानी कि कभी भी इफ आ जाए और इफ से पहले कभी भी शैल विल दे रखा है, तो इफ के बाद हमेशा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना होता है। ये कंडीशनल आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो ऐसे में ही शी इट नेम यदि कभी भी आता है तो वो सिंगुलर होता है, इसीलिए उसके साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो भी सिंगुलर होती है। इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, एकदम सही हो जाएगा। आ गया नहीं आ गया समझ में? आ जाएगा। देखो मैं ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, आपका पेपर आ रहा है, बाकी बहुत जल्दी भी कर सकते हो, उससे कोई फायदा नहीं। आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग देन डिसऑनेस्टी, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला है, थोड़ा आप गलती ना करें। देखिएगा, आई कैन एक्सेप्ट एनीथिंग, मैं कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता हूं,
अदर देन डिसऑनेस्टी, यानी कि बेईमानी को छोड़ करके ना मैं सब चीजों को क्या कर सकता हूं, एक्सेप्ट कर सकता हूं, कुछ भी एक्सेप्ट कर सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि इस एनीथिंग की जगह कभी भी ना थिंग वाला सिस्टम आ जाए, एनीथिंग समथिंग, इसके बाद अगर कंपैरिजन कभी होगा तो वो अदर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? अदर। इसीलिए एनीथिंग के साथ अदर, और याद रखना अदर के साथ कंपैरिजन में देन लगाया जाता है। इसलिए ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मतलब अदर आ गया तो देन आएगा ही आएगा, अदर कंपैरिजन में आता है इस तरह के सेंटेंसेस में। आगे देखिएगा, वन मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स। एक आप बात बताइए, मैं कब कई बार बता चुका हूं कि इसका मतलब है कि वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स। मुझे पता है जो मेरे अच्छे बच्चे हैं उन्होंने पहचान लिया हुआ इसमें कौन सा एरर है और सर जी क्या बताने वाले हैं। ठीक है, एक आप बात बताइए, ये जो सेंटेंस है मतलब वो ये कह रहा है कि वन वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स, राइट ना, मतलब हर किसी को अपने माँ बाप का क्या वो भी मानना चाहिए। इसका मतलब है कि वो इसके बारे में बात कर रहा है, इसके अपने। तो वन का पजेसिव क्या होता है बताओ? वंस होता है। क्या होता है? वंस होता है, हिज नहीं होता। हाँ, अगर यहां पर ही होता तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही था। ठीक है, अगर यहां यू होता तो यहां पर योर लिखना पड़ता, वी होता तो अवर लिखना पड़ता यहां पर, लेकिन यहां पर वन है इसीलिए इसका पजेसिव लगेगा। तो याद कर लो कुर्बानी, झांसी वाली रानी। आगे देखो, नो सूनर हैड शी हर्ड द न्यूज व्हेन शी फेंटेड। ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने काफी बार समझाया और बच्चों हमेशा बोला, ये कॉन्सेप्ट काफी बार पेपर में आता है। स्टार्टिंग में अगर कभी भी नो सूनर आ जाए तो इसके बाद देखना पास्ट आएगा, मतलब हैड आ गया। ये तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। नो सूनर के साथ जो कंजंक्शन चलता है ना मेरे भाई, वो हमेशा देन चलता है। वो भी देन कौन सा? THAN वाला। ये बताओ मैंने हमेशा जब जब आपने पढ़ा होगा तब तब आपने यही सुना होगा, देन कौन सा? AN वाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। समझ में बात आ रही नहीं? थोड़ा टीवी चल रहा है, थोड़ा इसमें बाद में टीवी चला लीजिए, ठीक है ना, मैं थोड़ा बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, इसे बंद कर। अब देखिएगा, हाँ हम कहाँ चल रहे थे, ये वाला देखिए, नो सुनर वाला है ना। अब ये समझिएगा, नो सुनर में क्या होता है कि इसका जो कंजंक्शन लगता है वो देन लगता है। हमेशा याद रखना, ज्यादातर गलती यही बनती है, इसीलिए देन वाला एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। भाई सर जी जल्दी जल्दी करवा दीजिएगा, हमारा पेपर आ रहा है। तो भैया बिल्कुल कोशिश करी जा रही है। देखो लास्ट में आपको ये समझ में आ रहा होगा ये क्या, ये क्वेश्चन टैग है। और क्वेश्चन टैग तो मैंने खूब आपको पढ़ाया है। क्वेश्चन टैग क्या होता है कि अगर सेंटेंस आपका सिंपल है तो जो क्वेश्चन टैग बनता है वो नेगेटिव बनता है। ये बात क्लियर है? और एक और बात इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन टैग में वही वर्ब आती है जो इस सेंटेंस में, इससे पहले वाले जो सेंटेंस है ना उसमें जो वर्ब इस्तेमाल की गई है वो उसी का ही क्वेश्चन टैग बनता है। तो ऐसे में इसमें वर्ब कौन सी है बताओ? वर है ना, तो वर ही इस्तेमाल की जाएगी। तो ऐसे में देखो, अगर ये सिंपल है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनता है, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, लेकिन वर्ब वही आएगी। तो ऐसे में वर है ना तो मतलब वर ही आएगा। तो पहले तो वॉजंट हटाओ इसे। ठीक है, दूसरी बात, वारंट इट हट जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है देखो मैं आपको समझाता हूं। अगर ये सेंटेंस सिंपल है और आपको क्वेश्चन टैग आपको बनाना है तो ऐसे में जो सब्जेक्ट और वर्ब होता है ना मेरे भाई, इसी को आप उल्टा करके लिख दीजिएगा। अगर ये सिंपल है तो आप इसे जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें शॉर्ट में, ठीक है ना, नोट लगा दीजिएगा और इसे उल्टा करके लिख दो। तो मैं वर में नोट लगा देता हूं तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा वरंट। तो इसमें जो दे है अब वो लास्ट में आ जाएगा, उल्टा करके लिख देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये वाला हो जाएगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं भैया जी। आ गया ना, टेंशन मत लेना, सबको समझ में आएगा। अब आप इसे देख लीजिएगा, स्लीपिंग, रेस्टिंग एंड फ्रूट्स आर द बेस्ट वेज टू केयर फॉर अ कोल्ड। एक चीज आप समझिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। देखिए ये वर्ब है, इसके पहले आप ये देख रहे हैं ये चीजें जो झीरंड जो जोड़े गए हैं वो एंड से जोड़े गए हैं। तो एंड एक ऐसी चीज है, ऐसा कंजंक्शन है कि इसके पहले जो जैसा आएगा वही इसके बाद में आएगा। क्लियर है ना? यानी कि ये देखो आप कि एंड से पहले ये सब जीरंड आ रहे हैं, वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी। इसका मतलब है एंड के बाद जो चीज आएगी वो भी वर्ब प्लस आईएनजी आएगी। तो इसमें आप ये देखिए कि फ्रूट्स, अब इन चारों को पढ़िएगा, चारों में कौन सा आ रहा है बताओ? चारों में कौन सा आ रहा है? आप इसे जब थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा जो अंडरलाइन है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो ऐसे में राइट आंसर इसका बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। एक बात तो एंड ये आ गया, बार बार तो एंड आएगा नहीं, तो ऐसे में उसे क्या करना था मैं आपको बताऊं। उसे ये करना था कि ये जो अंडरलाइन है वो एंड तक बढ़ाना था। ठीक है, यानी कि वो इस जगह पर पूछ रहा है, मतलब इस जगह पर। तो इस जगह पर आप ये वाला बी वाला एकदम सही कर देंगे। ठीक है, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा तो एंड से जुड़ेगा। अब एंड से पहले आईएनजी वाले आ रहे हैं तो एंड के बाद भी आईएनजी वाले आएंगे, इसीलिए ये सही है। सर जी एंड के बाद ये भी तो आईएनजी आ रहा है,
मेरे लल्लू देख, यहाँ पर दैट दिख रहा है, दैट नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट आईएनजी आना चाहिए। सडनली अ पिजन फैल्टर्ड आउट ऑफ द रवल, इसका मतलब क्या हो गया, अचानक से ही एक कबूतर था ना भाई, वो क्या है, रवल समझते हैं ना, जैसे गिट्टी विट्टी छोटे छोटे गिट्टी कंकड़ होते हैं, उनके बीच में फंस गया, अब वो निकलने की कोशिश कर रहा है, फड़फड़ा रहा है। तो ऐसे में ये जो स्पेलिंग इस्तेमाल की गई है वो फड़फड़ाने की नहीं है, फड़फड़ाने की तो फ्लटर होता है। क्या होता है, फ्लटर होता है कि नहीं होता, मजा आ रहा होगा। देखो जो बेचारे पढ़ने वाले ना अपने घर पे बैठ रहे हैं, कोई कोचिंग नहीं जा रहा, तो ऐसे में वो बड़े मन से इस वीडियो को देख रहे होंगे। टेंशन मत लेना, आपका ये आशीर्वाद है, इसीलिए सब कुछ इतना है ना, दिन दूनी रात चौगनी है, वरना कुछ नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फ्लटर हो जाएगा। ऐसे ही अपना आशीर्वाद बना रखना, टेंशन मत लेना, तुम्हारे सर जी तुमको पढ़ाएंगे। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अब आप कहेंगे गुरुजी फिर इनका मतलब क्या होता है, देखो बताता हूँ। ये लिख रहा है FLUSTR, ये लिख रहा है फ्लस्टर। गुरुजी ये फ्लस्टर का मतलब क्या होता है, देखो भाई फ्लस्टर का मतलब वो होता है उम्मीदी छोड़ देना, हतोत्साहित हो जाना। आप पेपर में आपका जैसे आपने उम्मीद छोड़ दिया, आपका पेपर जैसा भी गया, अब आपका पेपर यदि बेकार गया है तो जाहिर है आपने पास होने की तो एकदम आप फ्लस्टर हो गए आप। तो फ्लस्टर का मतलब ये होता है कि उम्मीद छोड़ देना, तो फ्लस्टर हो गया। आगे देखो ये फ्रीटर, ये फ्रीटर भी एक नया वर्ड है, देखो इसे आप नोट कर लो अगर नहीं याद है तो। फ्रीटर का मतलब होता है कि बर्बाद करना, वेस्ट करना, ठीक है, तो वो फ्रीटर होता है। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा कबूतर है, ठीक है, रवल से निकलने की बात हो रही है तो जायज़ है फड़फड़ाने की बात ही कहेगा। आगे बढ़ जाते, अब आप कहेंगे गुरुजी फिर ये क्या लिख रहा है, भाई ये भी तो एक स्पेलिंग है ना, ये है इसका फॉल्टर, और फॉल्टर का मतलब होता है एक तरह से फेल हो जाना, ठीक है, या फिर लड़खड़ाना, असफल हो जाना, इस तरह से इसका मीनिंग होता है। आगे देखिएगा, आई डू नॉट लाइक दीज काइंड ऑफ नॉवेल्स, ये समझिएगा, ये मैं समझाता हूँ। कभी भी जब जब कभी भी ना दीज आ जाए या फिर दोज आ जाए, क्योंकि ये प्लूरल है इसीलिए ये इनके साथ जो भी यहाँ पर नाउन आएगा वो भी प्लूरल आएगा। क्या आएगा, वो भी प्लूरल आएगा। तो देखो दीज के साथ ये जो काइंड आ रहा है, ये काइंड नहीं काइंड्स आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, ये दीज काइंड्स यहाँ पर आना चाहिए। अब एक चीज और मैं बताऊं, इनका सिंगुलर होता है दिस और ये क्या होता है दैट। अब ये दोनों के दोनों सिंगुलर हैं, इसीलिए इनके साथ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, जैसे दिस कार, दैट कार, ये वाला। अगर मैं इसे दीज कर दूं तो दीज कार्स, दोज कार्स, इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। आई होप आई एम गोइंग टू गैट फीवर सून, ये वाला क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं करेगा। राइट आंसर हो जाएगा आई फियर, आई एम गोइंग टू गैट फीवर सून, फियर आएगा। अब आप कहेंगे गुरुजी ये फियर क्यों आएगा, 123 है भाई, देख लेना, नंबर फंबर मत मिला देना। तो फियर का मतलब ये एक एप्लीकेशन बेस्ड होता है, यानी कि सर इसका मतलब होता है जब भी कभी कोई पॉजिटिव कोई उम्मीद है तो उसके लिए होप का इस्तेमाल किया जाता है, जब भी कभी नेगेटिव कोई होप कोई उम्मीद है तो उसके लिए फियर है। तो एक बात बताओ, आई फियर, मैं थोड़ा डरा हुआ हूं, आई एम गोइंग टू गैट फीवर सून, ठीक है, कि मैं थोड़ा सा जल्दी सही होऊंगा कि नहीं हूँ, ठीक है। तो इसके मीनिंग पर आप जाएंगे तो आई होप आई एम गोइंग टू गेट फीवर, इसका मतलब है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मेरे को जल्दी से बुखार आने वाला है, ठीक है, ऐसी बात कर रहा है, मतलब फीवर के आने की बात कर रहा है। तो ऐसे में जाहिर है वो डर की बात कर रहा है, नेगेटिव पॉइंट की बात कर रहा है, तो इसमें फियर आएगा, ठीक है। तो ये वाली चीजें आप थोड़ा याद रखें, अगर नेगेटिव सेंस है तो फियर लगाओ, अगर पॉजिटिव है तो आप होप लगाओ। आगे देखिएगा, वैन वैन वी केम आउट ऑफ द सिनेमा इट वॉज फॉलिंग विद रेन। अब आप समझेंगे कि फॉलिंग विद रेन का मतलब क्या हुआ, ये भी सिंपल है, कोई टेंशन नहीं। देखो फॉलिंग विद, यहां पर पहले तो समझो पोरिंग आएगा, क्या आएगा, इट वॉज पोरिंग। सर पोरिंग क्यों आएगा, देखो समझना, पोरिंग का ये जो POUR है ना भाई, इस पोर का मतलब ही होता है तेज बारिश होना। तो राइट आंसर ये एकदम वोकेबलरी बेस्ड है, तो इसलिए पोर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन वी केम आउट ऑफ द सिनेमा, जैसे हम सिनेमा से बाहर निकले, इट वॉज पोरिंग, मतलब बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी। तो फॉलिंग विद रेन ये कहना ठीक नहीं है। आगे देखो, राहुल हैज लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 years व्हेन हिज पेरेंट्स केम देयर। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजी है, कोई दिक्कत, समझाता हूँ, देखो समझना, ध्यान से समझना, अगर आपने दिमाग नहीं लगाना तो आप गलत कर दोगे। देखो जब भी कभी ना एक सेंटेंस है और वो वैन से जुड़ा हुआ है, उसके बीच में क्या आ रहा है, वैन आ रहा है, तो वैन से पहले एक सेंटेंस होगा और वैन के बाद भी एक सेंटेंस होगा। तो जब भी कभी वैन बीच में आए और उसके पहले और उसके बाद में अगर कोई सेंटेंस है तो पहला वाला सेंटेंस ING की फॉर्म में बनता है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म है। आप प्रेजेंट मत समझना, पास्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म में बनता है, और उसके जो बाद वाला होता है वो सेकंड फॉर्म में बनता है।
इसीलिए ये वैन से पहले वाले की बात कर रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में, इसलिए यहाँ पर ए वाला एकदम सही हो जाएगा। ये इसका आंसर कि वो मैं सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरे मित्रों, स्टूडेंटों, आप जो पढ़ते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप इतना पॉजिटिव और अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपका होता है, बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह मन तन से पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा, काफ़ी लंबी वीडियोस में आपको लाता रहूँगा, क्योंकि इस टाइम पर आप सबको मेरी ज़रूरत है। टेंशन मत लेना, जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं करूँगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, जो होगा आप सबके लिए अच्छा होगा। आप मुझ पे भरोसा करिएगा, और दूसरी बात, आप अपनी मेहनत पर भी भरोसा रखें कि आपकी मेहनत कभी भी आपको निराश नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगा, जब धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, तो सारी चीज़ें वो आपके वश में हो जाएंगी। अगर आपने पढ़ाई लिखाई करना छोड़ दिया तो फिर तो सब कुछ गलत हो जाएगा। चलिए, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करेगा। थैंक यू सो मच।